हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ के बारे में। आज मैं आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आपके पैसे ये आईपीओ के अंदर लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ। अप्रैल 2017 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने ऐसा डिसीजन लिया था कि रेलवे की 5 कंपनियों को वो लोग लिस्टिंग करवाने वाले हैं। उसमें से 4 कंपनियों का ऑलरेडी लिस्टिंग मार्केट के अंदर हो चुका है। फ्रेंड्स, कौन कौन सी वो कंपनी है, बस मैं खाली आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहली जो कंपनी थी जिसका लिस्टिंग हुआ था वो थी रिट्स। दोस्तों, रिट्स का जब लिस्टिंग हुआ तो वो ऑलमोस्ट इश्यू प्राइस के बराबर ही उसका लिस्टिंग हुआ था। मतलब आप समझ सकते हो कि इश्यू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस दोनों करीबन सेम ही थी। उसका लिस्टिंग हुआ था फ्रेंड्स जुलाई 2018 के अंदर। उसके तुरंत बाद सितंबर 2018 के अंदर इरकॉन इंटरनेशनल का लिस्टिंग हुआ। फ्रेंड्स, ये सबसे घटिया लिस्टिंग था। 14% डिस्काउंट के ऊपर इसका लिस्टिंग हुआ था। अच्छी रेलवे की कंपनी थी बट डिस्काउंट पे इश्यू हुआ था। उसके बाद तीसरी कंपनी आई जो थी अप्रैल 2019 के अंदर आई और वो थी रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल। दोस्तों, आरवीएनएल का भी जो लिस्टिंग हुआ था वो भी रिट्स के जैसा ही हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट इश्यू प्राइस के बराबर ही हुआ था। और फ्रेंड्स, उसके बाद एक बम्पर लिस्टिंग हुई और वो ही अक्टूबर 2019 के अंदर आईआरसीटीसी। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से वो शहर को पहचानते हो। फ्रेंड्स, जब वो लिस्टिंग हुआ था उस दिन उसका जो लिस्टिंग गेन था वो 101% का लिस्टिंग गेन हुआ था। और फ्रेंड्स, ये जो 5वीं कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका लिस्टिंग अभी मार्केट में होने को जा रहा है। फ्रेंड्स, मैंने ये क्यों आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया, बस उसका एक आंसर मैं आपको एकदम लास्ट में देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करना है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। एक छोटी सी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कंपनी की। दोस्तों, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 12 दिसंबर 1986 के अंदर। दोस्तों, ये पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर है। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एडवांटेज पॉइंट उनके लिए है कि ये एनबीएफसी है। फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी एनबीएफसी मार्केट के अंदर लिस्टिंग हो चुका है वो सारी एनबीएफसी प्राइवेट सेक्टर से है, बट आईआरएफसी ऐसी कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आती है और एनबीएफसी है। फ्रेंड्स, उसका पूरा जो मैनेजमेंट है इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। पूरा रेलवेज इसको संभालती है। ये आईएफसी एज ए आईएफसी वो लोग रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। दोस्तों, इनका मेन बिजनेस मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनका मेन बिजनेस ये है कि वो मार्केट में से पैसे उठाते हैं, वही पैसों से वो लोग बहुत सारी रोलिंग एसेट्स को वो परचेज करते हैं। अब रोलिंग एसेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे बोगी हो गई, जैसे वैगन्स हो गए, जैसे लोकोमोटिव्स हो गए, ये सारे जो एसेट्स होते हैं वो लोग परचेज करते हैं। और परचेज करने के बाद वही ये जो रोलिंग एसेट्स है वो सारी रोलिंग एसेट्स को वो लोग लीज पर दे देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उनका जो प्राइमरी बिजनेस है इज टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग एसेट्स, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ों के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ इनका एक और बिजनेस है जो जुड़ा हुआ है लैंडिंग के साथ। ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को तो सपोर्ट करते हैं, इसके साथ साथ और जो दूसरी रेलवेज कंपनी है इनको भी बहुत अच्छा ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पैसा उनको भी लैंड करते हैं, जैसे कि आरवीएनएल है, केआरसीएल है, कोचीन रेलवे है, रेल लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, रेलटेल कॉरपोरेशन है। ये सारी कंपनियों को भी ये अपने हिसाब से अपना पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका बिजनेस 3 तरीके से है, लैंडिंग, लीजिंग एंड बोरोइंग। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा। कंपनी की वेबसाइट के अंदर ही लिखा हुआ है कि आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 48.22%, करीबन 48% का जो भी एक्सपेंडिचर था, अमाउंट में अगर मैं वह बोलूँ तो 71,392 करोड़ का टोटल फाइनेंस किया था ये कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को।
तो फ्रेंड्स ये तो हो गया उनके मेन बिजनेस की बात। फ्रेंड्स मैं कुछ फाइनेंशियल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स के अंदर उनके रेवेन्यूज़ कितने थे मार्च 2017 से लेकर रिसेंटली सेकंड क्वार्टर जो भी खत्म हुआ, ये जो थर्ड क्वार्टर चल रहा है बट अभी तक उनका रिजल्ट नहीं अवेटेड है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वार्टर तक का डेटा है उसके अंदर आप देख सकते हो कि 7,384 करोड़ का उनका रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। और आप देख सकते हो कि 2017 से लेकर 2020 तक कंटिन्यूअस उनका ग्रोथ होता रहा है। वो एक बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल्स इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स है फ्रेंड्स। दूसरी बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो भी आप देख सकते हो मार्च 2017 से लेकर सितंबर 2020 तक एकदम कंसिस्टेंटली उसका ग्रोथ होता जा रहा है। सो फ्रेंड्स ये दो चीज़ों के ऊपर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल्स इसके बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है वो पी रेशियो है। फ्रेंड्स इसका पी रेशियो जो अपर प्राइस बैंड है 26 का, उसके ऊपर ये 6.7 टाइम्स निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स अगर मैं शायद इंडस्ट्री पी के साथ इसका कंपैरिजन करने जाऊं तो शायद ये थोड़ा कम है, क्योंकि जो इंडस्ट्री पी है वो 17 टाइम्स है। तो शायद अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। पर दोस्तों हम ईपीएस की बात करते हैं। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर ईपीएस के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ 3.9 और कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से उनका एवरेज ईपीएस है 3.62। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है उसके अंदर। इट हैज़ जनरेटेड अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 4 years। फ्रेंड्स CAGR 20% CAGR से उनका ग्रोथ होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊं तो एकदम मस्त कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आपके साथ आईपीओ की डिटेल भी शेयर कर रहा हूँ। आईपीओ ओपन होने जा रहा है वो 18 तारीख को, दैट इज़ मंडे, और वो क्लोज हो जाएगा 20 तारीख को। फ्रेंड्स ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रेंड्स है, जो टोटल इश्यू साइज है वो है 4,633 करोड़ का। टोटल साइज ऑफ आईपीओ इज 4,633 करोड़। फ्रेंड्स आपको बीडिंग जो करना है उसके अंदर एक लॉट में आपको 575 शेयर्स का, जब भी अलॉटमेंट होगा तब आपको 575 शेयर्स मिलेंगे। फ्रेंड्स उसका जो लोअर बैंड है वो है 25 और अपर बैंड है जो 26, मतलब उसकी जो रेंज है वो 25 से लेकर 26 की है। दोस्तों अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि आपको कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, और वो है कंपनी के एडवांटेजेस। दोस्तों क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला एडवांटेज फ्रेंड्स, ये पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी है और ये भारत की नंबर 1 है। मतलब नंबर 1 मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत की पहली ऐसी एनबीएफसी है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर है। दूसरा, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है, वो है कि ये 0 NPA कंपनी है। फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की एनबीएफसीज है उनका एनपीए बहुत ज़्यादा होता है। इवन बैंक्स के अंदर आप आज देख रहे हो कि वो जो एकदम हॉट टॉपिक अभी बना हुआ है वो एनपीए का है। बट दोस्तों ये ऐसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, जिसके अंदर एनपीए 0 है। दोस्तों उनकी वेबसाइट पर यह भी मेंशन किया हुआ है कि क्रिशिल, केयर और इकरा ये तीनों रेटिंग एजेंसीज हैं और इन लोगों ने उनको रेटिंग दिया हुआ है AAA ग्रेड का, जो एकदम हाईएस्ट माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सपोर्ट बहुत है फ्रेंड्स इनको। फाइनेंशियल्स इनके बहुत अच्छे हैं। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आजकल आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट रेलवेज के अंदर बहुत सारे नए नए कॉरिडोर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए IRFC बहुत ही बढ़िया कंपनी है। वो लोग अपना पैसा बहुत लगाने वाला है इनके पर। दोस्तों एक और बड़ा एडवांटेज, ये मोनोपोली बिजनेस है। यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है फ्रेंड्स। और जहाँ पर मोनोपोली बिजनेस होता है तब आप समझ सकते हो कि आपका बिजनेस लेवल या बिजनेस ग्रोथ वो कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स मोनोपोली बिजनेस है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस 2-3 डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि उनका एक ही क्लाइंट है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मतलब कोई और क्लाइंट है नहीं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। दोस्तों एक और चीज़ जो मैं अभी आपको एडवांटेज में बताया कि बहुत सारा
नए कॉरिडोर प्रोजेक्ट आने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये न्यूज़ भी चल रहे हैं कि रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन करने की बात अभी गवर्नमेंट सोच रही है। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो इसकी ज़्यादा बड़ी इम्पैक्ट इनके ऊपर आने वाली है या आ सकती है। दोस्तों कोविड-19 आप इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले कुछ महीनों से जो कोविड-19 की वजह से जो भी बिजनेस जो भी स्लो चला, रेलवेज को भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो एक और डिसएडवांटेज ये भी है, बट शायद अगर उसको इग्नोर करना चाहे तो हम अभी एज सच कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड दैट। इट्स बिजनेस ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन रेलवेज। मतलब अगर रेलवेज का जो ग्रोथ हो रहा है, यही ग्रोथ के साथ उनका बिजनेस भी डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स ये कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। फ्रेंड्स सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम यहाँ पर पैसा लगाए कि ना लगाए। दोस्तों मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर आपको बोला था कि कुछ रेलवेज की कंपनी ने अपना लिस्टिंग ऑलरेडी कर दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर मैं उसकी कंपैरिजन ये कंपनी के साथ करने जाऊं तो मैं ये एक चीज़ तो मैं 100% बोल सकता हूँ, एक कंक्लूजन में डाल सकता हूँ कि रेलवेज की कंपनी के 4 IPO ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें से एक ही सक्सेस गया था। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सक्सेस नहीं गए थे, बट लिस्टिंग डे पर वो सक्सेस नहीं हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या IRFC आपको लिस्टिंग डे पर IRCTC जैसा गेन देगा। तो दोस्तों मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं देने वाला है। तो रिस्क फैक्टर वहाँ पर एक आपके लिए सोचने लायक है। एक और चीज़ हमें देखनी होगी कि जो 3 दिन IPO ओपन रहने वाला है, वो 3 दिन के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको लिस्टिंग डे के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की चांसेस हैं। पर एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग डे पर आपको पैसा शायद ना भी मिले या थोड़ा बहुत कम मिले। बट दोस्तों तो फिर क्या हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अपना पैसा लगा के 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए अगर आराम से वो वहाँ पर खड़े रह सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप रेल विकास निगम लिमिटेड का जो IPO आया था वो देख लेना। जब इश्यू हुआ था लिस्टिंग डे पर वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पर हुआ था, बट फ्रेंड्स उसके बाद कोविड की इम्पैक्ट तो आई, डेफिनेटली आई, पर उसके बाद जो मार्केट में उसने जो रिबाउंड दिया हुआ है वो अच्छा खासा दिया हुआ है और आज वो एटलीस्ट अच्छी प्राइस के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। चांसेस है कि IRFC भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन देगा। तो दोस्तों मेरा एक क्लियर कट व्यू है कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो मत लगाना इसके अंदर, क्योंकि एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग पर पैसा नहीं मिलेगा। पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आप ज़रूर अपना पैसा लगाए। 26 रुपये के अंदर ये शेयर बिल्कुल ख़राब नहीं है, जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल इसके बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आई होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे आपके माइंड के अंदर उसको सॉल्व किया हुआ है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट IPO का एनालिसिस आपके साथ लेके आऊँ तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।